जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल मैथ के अभ्यास 4.2 द्विघात समीकरण के सवालों को समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 4.1 के बारे में समझा था। आज हम 4.2 अभ्यास को समझेंगे विधिवत तरीके से। इसमें क्या है, पहला सवाल क्या है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हमें ज्ञात करना है। इसमें हमने अभ्यास 4.2 के पहले क्वेश्चन का पहला और तीसरा सवाल को लिया है। पहला सवाल क्या है, कह रहा है x² - 3x - 10 = 0। हमें इसका मूल ज्ञात करना है। मूल को शून्य भी कहते हैं, इंग्लिश में रूट्स भी कहते हैं। हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या करना है, गुणनखंड विधि से आपको इसके पहले वाले अभ्यास में गुणनखंड करना सिखाया गया था। जो मध्य पद है उसी को हमें दो ऐसे भागों में बांटना रहता है। अब यहाँ पर मध्य पद क्या है, 3x है, यानी हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनको जोड़ दें तो -3 और गुणा करने पर 10 × 10 -10 आना चाहिए। वो संख्या हमें ढूंढना है कि जोड़ने पर -3 और गुणा करने पर -10 आना चाहिए। तो संख्याएं क्या है, आपको नियम बता भी दिया गया था। और वैसे भी 10 है, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 5 × 5, आसान हो गया। एक संख्या उसमें से 5 होगी, एक संख्या उसमें से 2 होगी, लेकिन जोड़ने पर -3 आनी चाहिए, इसलिए माइनस संख्या 5 होगी और 2 प्लस होगा। अब इसी का हमने यहाँ पर कर दिया। x² - 5x - +2x -10 बराबर 0। दो भागों में बांट दिया इसको हम लोगों ने। इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x मिलेगा। x कॉमन ले लिए तो गया x - 5, और इसमें क्या कॉमन मिला, 2 कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, यहाँ बचा केवल x, क्योंकि 2 से कट गया। 2 पंचे 10 -5 बराबर 0। अब देखिए x - 5 है, x - 5 जो है कॉमन हो गया, बच क्या रहा है, बाहर बच रहा है x और +2, x + 2 बराबर 0। अब शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग, शून्य x - 5 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +5। इसका पहला शून्य 5 हो गया। अब दूसरा शून्य x + 2 = 0, तो x बराबर हो गया 2 का पक्षांतर हो गया तो -2 हो गया। इसका पहला शून्य 5 और दूसरा शून्य -2। यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण के शून्य 5 और -2 है। शून्य क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का जो शून्यक होता है, अगर उस शून्यक का मान हम x के स्थान पर या जो भी चर पद रहेगा उसके स्थान पर रख देंगे तो हम पूरे के पूरे सवाल को शून्य कर देगा। शून्य की ही है। जैसे देखिए, अगर x बराबर हम -2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और +6 हो गया, और यहाँ पर क्या है +4, 6 × 4 = 10, 10 - 10 बराबर 0। शून्य के ही होता है। तो पहले क्वेश्चन का जो शून्यक है वो 5 और -2 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के शून्य को निकालते हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर कर देते हैं। तो लिया कि बच्चों के भीतर जो कंफ्यूजन है, रूट है, कैसे इसका निकलेगा, बहुत ही आसान है, ये भी कोई कठिन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पर भी हमको वही नियम करना है, बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है। ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनको जोड़ दे तो +7 आ जाए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आते अचर पद गुणे x² का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अचर पद गुणे x² का गुणांक। अचर पद 5√2 है और x² का गुणांक √2 है। गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, √4 आ गया। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 5 दूनी 10।
ऐसी दो संख्या हमको ढूंढना है जिनको जोड़ दे तो 7 आ जाए और गुणा कर दे तो 10 आ जाए। अब ढूंढते हैं 2x², तो संख्याएं क्या है? 7 ही है, 5 है और 2 है। 5 दूनी 10, 5 2 7, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। या अब इसका विस्तार हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? इसमें से कॉमन ढूंढना है। हम लोगों को इसमें से क्या ढूंढना है? कॉमन ढूंढना है। अब इस वाले पद में क्या कॉमन मिल जाएगा? इस वाले पद में हम लोग क्या मिल रहा है? कॉमन x मिल रहा है ना। हम लोग क्या कर लेंगे? x कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा? √2x बचा प्लस x कॉमन लिए हैं, x से कट गया तो 5 हुआ। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले जो दोनों मिल जाए? इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं √2 कॉमन लेते हैं। √2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा अंदर √2x। अगर 2x में जब हम √2 का भाग देंगे तो √2x होगा। क्यों? क्योंकि √2 लगाकर कितना हो जाएगा? √4। √4 का मतलब कितना होता है? 2, तो 2x हो गया। अब प्लस √2 कॉमन लिए हैं, ये बेचारे चले गए, कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 5 बराबर 0। √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5 दोनों समान है तो कॉमन हो गया। क्या हो गया? √2x प्लस 5 कॉमन हो गया। बाहर कौन टहल रहे हैं? x और प्लस √2, इसको ले लिए हम। x प्लस √2 बराबर 0। अब शून्य ज्ञात करते हैं इसके। शून्य मूल शून्य ज्ञात करने पर पहला गुणनखंड है √2x प्लस 5, इसको बराबर हम शून्य के कर देंगे। शून्य निकालने के तरीका बराबर शून्य कर दिए। अब √2x इधर ही रह गया, 5 का पक्षांतर हुआ, प्लस है तो -5 हो गया। अब √2x बराबर -5 है, हमें x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर 5/√2 पहला शून्य हो गया। और अब दूसरा शून्य x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? √2 का पक्षांतर हो गया तो -√2 हो गया। ये हो गया दूसरा शून्य। इस प्रकार हम लोग रूट के सवालों का भी शून्य का आसानी से सीख लिए हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे आपको हम अगला सवाल बताते हैं। चलते हैं। अब अगला सवाल है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग, देखिए प्रश्न को हम यहाँ पकड़ते हैं, जिनका योग 2700 और गुणनफल 182। दो संख्याएं कह रहा है, संख्या मालूम है नहीं, इसीलिए हम लोग पहली संख्या को यक्ष मानते हैं। माना पहली संख्या यक्ष है। पहली संख्या यक्ष है। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कह रहा है 27 है और पहली संख्या हमें मालूम हो चुका है। जब पहली संख्या हमें मालूम हो चुका है और दोनों संख्याओं का योग मालूम है, संख्याओं के योग में से हम पहली संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 27 माइनस x दूसरी संख्या है और कुछ नहीं करना है आगे। कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या x गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182 के रहा है। गुणा कर लेते हैं। 27x माइनस x स्क्वायर हो गया, गुणा हो गया, बराबर 182। ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतर करते हैं। 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182, क्योंकि 182 है, आया माइनस 182 बराबर 0। इसे हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं घात चर की घातों के आधार पर। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x
माइनस 182। यह देखिए जो द्विघात बहुपद की जो घात है एक्स स्क्वायर, यह माइनस है, देखने में यह शुद्ध नहीं है, ऐसे भी हल हो सकता है, लेकिन इसको हम शुद्ध लिखने के लिए क्या करते हैं, इसके सभी पदों में माइनस से गुणा करा देते हैं, जिससे कि यहाँ शुद्ध हो जाए, क्योंकि इस समीकरण का जो सबसे बड़ा हीरो है यही है। अगर यही माइनस लेकर चलेगा तो सबको डुबा देगा, इसीलिए इसको हम धनात्मक बनाने के लिए माइनस से गुणा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा हुआ है, प्लस थे बेचारे तो माइनस हो गए, 27x माइनस है तो प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस से गुणा करा रहे हैं इस द्विघात बहुपद का जो घात है उसको शुद्ध लिखने के लिए, बराबर 0। अब यहाँ पर हमको इसका गुणनखंड कर लेना है। हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनको जोड़ दे तो 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। आपको बताया गया पहले से ही, 182 का हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ 3 छंग 18, सॉरी पहले 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 1 के 2। अब 91 किससे कटेगा, 91 अब कटेगा 7 से, 7 1 के 7, 7 3 के 21, 13 13 से कटेगा। अब इन्हीं में हम संख्याओं को ढूंढ लेते हैं। एक है 7 दूनी 14, एक हो सकता है 13, 14 और 13 27, 14 और 13 27, गुणा करने पर 182, लेकिन यहाँ माइनस 27 आ रहा है, इसीलिए वह संख्या होगी -14 और -13। -14 13 को जोड़ेंगे तो -27 आ गया, और -14 गुणे 13 करेंगे, 13 14 में 182 ऋण और ऋण धन हो जाएगा। हो गया आसानी से। एक्स स्क्वायर माइनस 27x, सॉरी अब इसका मिसाल लिख देते हैं ना, -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। कॉमन ले दो पार्टों में बांट दिए, इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, x, तो बचेगा यहाँ पर x माइनस 14। यहाँ क्या कॉमन लेते हैं, 13 कॉमन लेते हैं, तो बचा x। देखिए सवाल हमारा आसान हो जाता है, जो यहाँ पर आए रहता है लगभग वही यहाँ पर आएगा, इसीलिए हमें ऐसी संख्याओं का कॉमन लेना पड़ता है जो मतलब कि संख्या यही संख्या हमें वहां मिल जाए। 13 कॉमन ले लिए तो बचा x, 13 का भाग अगर हम 182 देंगे तो 13 14 में 182 होता है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए x माइनस 14 कॉमन हो गया, x माइनस 14 कॉमन हो गया। अब बाहर क्या बच रहा है, बाहर बच रहा है x और -13, सब में बराबर 0 कर देंगे हम लोग। अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर आ गया 14, ये भी धनात्मक ही है। दूसरा क्या हो गया, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, दोनों शून्य हमें धनात्मक मिल गए हैं, दोनों शून्य धनात्मक मिल गए हैं। ऐसी कंडीशन में हम ऐसा क्या लिखेंगे, यदि पहली संख्या 14 होगी, यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13 होगी। यदि हम इसको मानेंगे कि यदि पहली संख्या 13 होगी, यदि पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हमारी हो जाएगी, 27 माइनस 13 बराबर 14 होगी। बस वह दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या 13 और 14 है, लेकिन ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर क्रमागत संख्या पूछी थी, इसलिए पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। क्रम से पूछ रहा है, 13 पहले आएगा 14 बाद में आएगा, इसलिए इस उत्तर को हम लोग मान्य मानेंगे कि पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। क्योंकि सवाल में हमारे कहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात नहीं, ठीक है, क्योंकि सवाल ही कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात थी जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, यदि पहली संख्या हम 13 मानते हैं, दूसरी संख्या 14 होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं।
अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसमें भी कुछ नहीं है। पहला जो क्रमागत पूर्णांक होगा उसको हम x मानते हैं। माना पहला क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। माना पहला क्रमागत पूर्णांक x है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? क्रम से है तो x + 1 हो जाएगा। दूसरा क्रमागत पूर्णांक x + 1 हो गया। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार, सवाल को बार बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। प्रश्नानुसार कह रहा है इन क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है, अर्थात पहला क्रमागत पूर्णांक x है, इसके वर्ग का योग प्लस जो दूसरा है x + 1 है, इसका वर्ग कर देंगे, जो इसका योग है दोनों का 365। बस इसको हम हल कर लेते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर है, इसका हम विस्तार करते हैं प्लस b का होल स्क्वायर पर। सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना जानकारी हम लोगों के पास होती ही है। a² यानी x² + 2ab होता है 2 × x × a यानी 2x और प्लस b² लास्ट में होता है, b = 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बराबर 365। हमने इसका विस्तार किस पर किया है? a + b का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसका विस्तार किया। अब जोड़ लेते हैं, 2x² हो गया प्लस 2x + 1, 365 इधर चले आए, प्लस थे इधर उधर इस तरफ आए तो माइनस हो गए, 365 = 0। तो 2x² प्लस 2x, 365 में से प्लस 1 जुड़ गया तो आ गया -364 = 0। थोड़ा इसको हम सिंपल कर सकते हैं। इसमें क्या कॉमन लिख सकते हैं? इसमें क्या कॉमन आ सकता है? 2 सभी में है तो या इसे लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 2 1 के 2, 2 × 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 हमने इसमें कॉमन ले लिया, सवाल आसान हो गया। अब इसी का हम लोग द्विघात समीकरण का क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं हमको ढूंढना है जिनको जोड़ दे तो +1 आ जाए और गुणा करने पर -182 आ जाए। फिर से देख लेते हैं हम लोग वही तरीका। 182 का हम लोगों ने कर लिया, फैक्टर निकाल लिया, 2 × 18, 2 1 के 2, अब ये कटेगा 7 से, 7 1 के 7, 7 3 के 21, 13 1 के 13। अब देखिए वहां संख्या 7 दूनी 14, 13, इसी दो में से एक है, दोनों में से है, +1 आना चाहिए, इसीलिए +14 है और -13। +14 और -13 को जोड़ेंगे तो +1 आ जाएगा और 14 को 13 करने पर 182। अब इसी का विस्तार कर देते हैं। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दो पदों में बांट लिए, इसमें कॉमन लेते हैं पहले वाले में x, यहाँ मिलेगा x प्लस 14 और इसमें क्या कॉमन लेते हैं? -13 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x, माइनस कॉमन लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 14 हम में 182 बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद इसका आगे यहाँ लगा लेते हैं, x प्लस 14 इसमें कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, बाहर क्या बच रहा है? x माइनस 13 बराबर 0। अब हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? -14। यह मान मान्य नहीं है क्योंकि यह निगेटिव संख्या है, यह मान मान्य नहीं है। अब x माइनस 13 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया 13, यह मान मान्य है क्योंकि यह धनात्मक संख्या है। x बराबर क्या माने थे?
पहला क्रमागत पूर्णांक हो गया, पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक 13 है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो गया, x + 1 था, यानी 13 + 1 बराबर 14। इस प्रकार हम लोग इसमें सीख लिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ हो गया, हम लोगों ने लगाया और इसका आंसर आ गया है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग भी क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 अंश का है, ए बी और सी हमने इसको मान लिया। कह रहा है कि इसका कर्ण 13 cm का है, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वहां उस त्रिभुज वही समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है। 13 cm हो गया। अब क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 cm कम है। ऊंचाई किससे कम है, आधार से कम है, यानी आधार को हम मान लेते हैं x, और अब ऊंचाई, ऊंचाई यानी मतलब लंब कितना हो गया, x से 7 cm कम है। चित्र हमारा बन गया। हम लोग सवाल पर आते हैं। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर x मीटर। अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसका लंब होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी लंब, ऊंचाई यानी लंब बराबर कितना हो गया, x - 7, क्योंकि आधार से 7 cm कम है। कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया 13 cm। अब हम लोग इसमें देखिए समकोण त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा उसके कर्ण का वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। अर्थात कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण इसमें है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है x - 7 का स्क्वायर, आधार इसमें है x का स्क्वायर। इसी का हम लोग विस्तार कर देते हैं। 13 13 में 169 बराबर x - 7 का हम विस्तार करते हैं, x - 7 का होल स्क्वायर है। इसका विस्तार हम करेंगे a - b के होल स्क्वायर पर। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। a बराबर हो गया x स्क्वायर - 2 गुणे a बराबर x, b बराबर 7 प्लस b बराबर 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 169 बराबर x स्क्वायर 7 दूनी 14x, 7 49